नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य राव। देश में हर घर तिरंगा अभियान की भव्य शुरुआत हो चुकी है। इस साल देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। आपको स्क्रीन पर इस वक्त 6 खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर है लद्दाख से तिरंगे की। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे की शान दिखाई। दूसरी तस्वीर में अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया है। तीसरी तस्वीर में तिरंगा बाइक रैली को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। चौथी तस्वीर में तिरंगा साइकिल रैली में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने शिरकत की है। पांचवी तस्वीर बेहद खास है। लाल किले पर आजादी के जश्न की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहीं से 15 अगस्त को पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। और छठी और आखिरी तस्वीर हैदराबाद के जगमगाते गोलकुंडा किले की है। और चंडीगढ़ का नाम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्रिकेट स्टेडियम में लहराते हुए सबसे बड़े ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 5,885 छात्र शामिल हुए। ह्यूमन फ्लैग बनाने के दौरान स्टूडेंट्स ने हवा में तिरंगा उड़ाने जैसी आकृति बनाई थी। भारत माता की और हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा और आनंद महिंद्रा को मुंबई की पोस्टमास्टर जनरल ने तिरंगा भेंट में दिया है। आनंद महिंद्रा ने और रतन टाटा ने तिरंगे के लिए आभार भी जताया है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए तस्वीर साझा की है। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2030 में रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। For 22-23, this is the current financial year, the RBI has projected India's growth to be 7.2%. With this growth, in this year, India will be one of the fastest growing economies of the world. The experience is that India can tolerate a current account deficit or capital inflow from abroad of 2.5 to 3% of its GDP. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है और भारत में खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। खिलाड़ी अब एशियन गेम्स और ओलंपिक की भी तैयारी करें। मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं है। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज कर रहा है। हमारे ऊपर एक ऐसे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जिम्मेदारी है जो विश्व में श्रेष्ठ हो, इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो, डायनेमिक हो। कोई भी टैलेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश की संपदा है, देश की अमानत है। और महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जुलाई में सीपीआई गिरकर 7% के नीचे आ गया है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो कमजोर दिखाई दी है। जून के महीने में आईआईपी ग्रोथ 19.6% से घटकर 12.3% हो गई है। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। वहीं नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ में बढ़त देखने को मिली है।
इन आंकड़ों पर विस्तार से हमें सब कुछ समझाने के लिए ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली बुसनुरमत है हमारे साथ। तो आज शाम सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ खुशखबरी मिली। महंगाई का दर, जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इट वाज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन। सभी के मुताबिक ये था कि इस बार इन्फ्लेशन का नंबर, ये जो है जुलाई का नंबर, कम होगा पिछले महीने से। एस्टिमेट था 6.78, फाइनल नंबर जो आया था 6.71, दैट इज मोर और लेस इन लाइन। और अगर हम पिछले महीने के हिसाब से देखें तो पिछले महीने था 7.01, तो उस मुताबिक इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया है, महंगाई का दर कम हो गया है। और खासकर अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें, खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन देखिए, वो आया है 6.75%। जून के महीने में ये था 7.56। तो हमारे जैसे देश में जिससे काफ़ी लोग गरीबी के, पॉवर्टी लाइन के बिलो है, और जहाँ पे खाद्य पदार्थ उनके कंजम्पशन बास्केट में काफ़ी बड़ा अंक है, तो उनके लिए खासकर अच्छी खबरी है ये हमको। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का जो नंबर है जुलाई में थोड़ा कम हो गया है। यूएस में भी 8.5% हो गया था, उनका पिछले महीना 9.01 था। तो इस मुताबिक पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन जुलाई के मंथ में कम हो गया है। आगे जाते हुए हमको देखना पड़ेगा कि ऑयल का प्राइस क्या होगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, मॉनसून बारिश का क्या हाल होगा हमारे देश में। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आगे जाके इन्फ्लेशन का क्या असर होगा। रिजर्व बैंक ने कोई भी चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना इन्फ्लेशन एस्टिमेट सितंबर वाले क्वार्टर में 7.1% ही रखा था। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें, वो आया था 12.3%, और ये भी काफ़ी अच्छे नंबर है। अगर हम पिछले महीने से देखें, पिछले महीने लास्ट ईयर का देखें, क्योंकि पहली हाई बेस था 13.8%, लेकिन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ खास बोल नहीं सकते, सिंपली बिकॉज कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, ये सब के कारण हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई, रिलायबिलिटी भी थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन के मुताबिक सरकार और रिजर्व बैंक को थोड़ा सा खुश होने का मौका मिला फाइनली। और अब बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प के जून तिमाही के नतीजों की, जो कि अनुमान से कमजोर रहे हैं। Q1 में मुनाफा 365 करोड़ से बढ़कर 624 करोड़ का रहा है, लेकिन मुनाफे का अनुमान 796 करोड़ का था। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर पूरी डिटेल्स और एनालिसिस के साथ जुड़ रही हमारे साथ सृष्टि शर्मा। तो FY23 की पहली तिमाही नतीजों में हीरो मोटोकॉर्प ने निराश किया है। सभी पैमाने पे नंबर्स अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय की सबसे पहले अगर बात करें तो 8392 करोड़ पे आंकड़ा रहा है, उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर। वहीं कंपनी ने करीब 624 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये आंकड़ा करीब 800 करोड़ के आसपास रहेगा। मार्जिन्स को अगर हम देखें तो सभी कंपनीज ने कहीं ना कहीं टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, पर हीरो मोटोकॉर्प के केस में एकदम उल्टा है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी 12.5% कंपनी मार्जिन दर्ज करेगी, जबकि उन्होंने 11.2% के मार्जिन यहाँ पे घोषित किए हैं। और सीक्वेंशली देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा का नंबर भी 941 करोड़ पे रहा है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे 1000 करोड़ के ऊपर रहेगा। तो नतीजे तो इस बार काफ़ी निराशाजनक है, पर अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है ग्रोथ के आउटलुक को लेकर, जहाँ पे फेस्टिव सीजन को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं कि डिमांड बिल्डअप होनी चाहिए और साथ ही मार्जिन्स भी आगे चल के सुधरते हुए नजर आने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि डिमांड एक सहारा ज़रूर देगी, कमोडिटी कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे कम हो रहा है, और इसी के साथ कंपनी प्राइस हाइक्स भी लगातार ले रही है। ये सभी फैक्टर्स कंपनी के मार्जिन्स को आगे सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो इस बार नतीजे तो कमज़ोर ही आते हुए दिखे, पर मैनेजमेंट आने वाली ग्रोथ के लिए पॉजिटिव ज़रूर है। और श्री सीमेंट के एमडी HM बांगड़ ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि देश में सीमेंट सेक्टर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नजरिया है। आगे सीमेंट कंपनियों को क्षमता उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा। Having a capacity of around 500 million tons, just after China, we are the biggest. And with the growth which is coming in India, I don't think we have to look back. Continuously, every year 6 to 7% or 7 to 8% growth is expected. The cement industry right from very beginning is working at around 75 to 80% capacity utilization, because seasonal variation will be there, and in the infra sector
You can't starve the nation even for one day. So the cement industry has to create extra capacity so that they can serve the industry, serve the nation at any given time. और सेमीकंडक्टर की सप्लाई सुधरने से जुलाई में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में ज़रूर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन एंट्री लेवल 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स सेगमेंट में अभी भी काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सीएम के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी हमें मिली है और आंकड़ों पर बड़ी बातें क्या है ये समझने के लिए चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद के पास। देखिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जुलाई के होलसेल डेटा को रिलीज करा है और इस डेटा के मुताबिक ओवरऑल जो देश में व्हीकल सेल्स है, होलसेल सेल्स है, वो लगभग 10.60% बढ़ी हैं। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 11% का जंप देखा गया है, एसयूवी सेल्स में 10.50% का जंप देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ टू व्हीलर सेल्स भी 10% बढ़ी हैं और इस बार सबसे मेजर चीज़ नोटिस करने की ये है कि इन टू व्हीलर सेल्स में जो एंट्री लेवल की डिमांड है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है। थ्री व्हीलर सेल्स में मेजर जंप हुआ है और ये वाई जंप लगभग 70% के ऊपर है। लेकिन सियाम का अभी भी यही मानना है कि जो डिमांड है एंट्री लेवल टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स या पैसेंजर कार्स या फोर व्हीलर्स की, वो अभी भी डाउन है अगर हम उसको पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा सायाम ने ये भी चीज़ सामने रखी है कि जिस तरह से आरबीआई ने तीसरा रेट हाइक करा है रेपो रेट में, उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट ऑटो सेल्स में भी पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग देश में जो गाड़ियाँ खरीदते हैं वो फाइनेंस कराते हैं, तो उसका एक लॉस हो सकता है कि ऑटो इंडस्ट्री को झेलना पड़े। लेकिन इसके अलावा सियाम ने यह भी बोला है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले कुछ दिनों में गैस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया है, उसका बेनिफिट तभी पास होगा जब ये कंपनीज इस बेनिफिट को अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगी, और ये अगर आगे पास ऑन करेंगी तो सीएनजी सेल्स है वो हिट नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में होलसेल सेल्स जो ऑटो की हुई हैं, पूरे व्हीकल्स की जो हुई हैं, वो 10% YOY बढ़ी हैं। और भारतीय रेलवे का भविष्य कही जाने वाली वंदे भारत की तीसरी ट्रेन जल्द ही पटरियों में दौड़ती नजर आएगी। भारतीय रेलवे के भविष्य और तीसरी वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। शुक्रवार 12 अगस्त को इस नई वंदे भारत ट्रेन का चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद इसको ट्रायल रन के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। सूत्रों के मुताबिक ये जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, आधुनिक तमाम यात्री सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन, अब इसका ट्रायल रन होगा। संभवतः कोटा से नागदा सेक्शन के बीच में इसका ट्रायल रन होगा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में इसका ट्रायल रन किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद में, सफल ट्रायल रन के बाद में इस ट्रेन को कमर्शियल रोल आउट यानी कि यात्रियों के लिए इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। और बहुत मुमकिन है कि जहां चुनावी राज है वहां इस नई वंदे भारत ट्रेन को बतौर सौगात दी जा सकती है। लेकिन ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन पर ही मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो बड़ी योजना बनाई है उसमें यह है कि इसके बाद लगभग हर महीने 2 वंदे भारत ट्रेन वो बन करके तैयार होंगी और उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्शन के लिए उसको दौड़ाया जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन को बड़े पैमाने पर रोल आउट करने की रेल मंत्रालय की योजना ये है। और लार्जर यानी कि बड़ी तस्वीर उसकी जो रेल मंत्रालय देख रही है वो यही है कि भविष्य में चाहे शताब्दी हो या राजधानी, ये नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन उनकी जगह ले लेगी, जिसमें यात्री सुविधाएं ज्यादा हैं और साथ ही साथ ये लंबी दूरी कम समय में पूरा कर पाएगी। और अब पेश है आजादी के अमृत महोत्सव पर ईटी नाउ स्वदेश की ये स्पेशल सीरीज। भारत की आज़ादी के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। आज़ादी के वक्त देश में लोगों के पास निवेश के कुछ गिने चुने विकल्प ही हुआ करते थे, लेकिन और लोग बैंक में और बैंक की एफडी में और सेविंग अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट किया करते थे या फिर सोना चांदी और ज़मीन में निवेश किया करते थे। लेकिन 60 और 70 के दशक में परंपरागत इन्वेस्टमेंट की दुनिया में म्यूचुअल फंड ने दस्तक दी है और अब म्यूचुअल फंड मौजूदा दौर में निवेश के शानदार विकल्प लेकर आया है। इतने सालों में म्यूचुअल फंड ने किस तरह से अपना सफर तय किया है और किस तरह उतार चढ़ाव का सामना किया है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
इंडिया, इसे हम यूटीआई के नाम से भी जानते हैं। साल 1963 में इसकी स्थापना के साथ भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आगाज हुआ। मकसद था फाइनेंशियल मार्केट में आम आदमी की भागीदारी बढ़ाना और उसे समृद्धि के रास्ते पर ले जाना। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की पहल पर यूटीआई की स्थापना की गई। यूटीआई ने साल 1964 में पहली यूनिट स्कीम लॉन्च की थी। यूटीआई का गठन संसद के एक एक्ट के जरिए 1963 में किया गया था। शुरुआत में यूटीआई ने आरबीआई के मातहत काम किया। साल 1978 में आरबीआई को यूटीआई से अलग किया गया और उसी साल आईडीबीआई को आरबीआई की जगह यूटीआई के रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का जिम्मा मिला और 1988 के अंत तक यूटीआई 6,700 करोड़ का फंड मैनेजमेंट करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। 1987 के बाद म्यूचुअल फंड्स का जो काफिला चला वो जल्द बड़े कारवां में बदल गया। दिसंबर 1987 कैन बैंक म्यूचुअल फंड, अगस्त 1989 में पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, नवंबर 1989 में इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जून 1990 में बैंक ऑफ इंडिया, अक्टूबर 1992 में बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने कदम रखा। जून 1989 में एलआईसी ने म्यूचुअल फंड की दुनिया में अपनी एंट्री की, जबकि जीआईसी ने दिसंबर 1990 में अपना म्यूचुअल फंड स्थापित किया। 1993 के आखिर तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास 47,004 करोड़ का AUM था। अब निवेशकों के हितों की रक्षा, सिक्योरिटी मार्केट के विकास और रेगुलेशन के मकसद से अप्रैल 1992 में सेबी का गठन हुआ। साल 1993 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर ने दस्तक दी। पहली बार म्यूचुअल फंड को लेकर रेगुलेशन लाए गए। जुलाई 1993 में कोठारी पायनियर फंड आया, जिसका बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में मर्जर हो गया। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा विकल्प आए। मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ा, निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। 1996 में पहली बार सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में बदलाव किए गए और ये वो दौर था जब प्राइवेट सेक्टर की स्कीम्स का सीधा मुकाबला पब्लिक सेक्टर की स्कीम्स के साथ हुआ। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स की संख्या बढ़ती गई और कई विदेशी स्पॉन्सर्स ने भारत में म्यूचुअल फंड स्थापित किए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस दौरान कई मर्जर और एक्विजिशंस भी देखे। जनवरी 2003 के अंत तक 33 म्यूचुअल फंड थे, जिनका कुल AUM 1,21,805 करोड़ रुपए था। इनमें अकेले यूटीआई की अगर हम बात करें तो यूटीआई के पास 44,541 करोड़ रुपए का AUM था। फरवरी 2003 में यूटीआई को तोड़कर दो हिस्से किए गए, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी सूटी और यूटीआई म्यूचुअल फंड्स। साल 2009 में मंदी का दौर पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तमाम निवेशकों ने अपनी पूंजी गंवाई। लोगों ने न सिर्फ कैपिटल मार्केट में पैसे खोए बल्कि विश्वास भी खोया। ये दौर भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सेबी ने एंट्री लोड खत्म किया और वैश्विक मंदी का असर म्यूचुअल फंड सेक्टर पर अगले 2 साल तक रहा। वक्त बदला और कहीं ना कहीं सेबी को म्यूचुअल फंड को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर कदम उठाना जरूरी लगा। खासकर छोटे और मझोले शहरों तक सेबी ने 2012 में देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों के जरिए न सिर्फ ग्लोबल मंदी का असर खत्म हुआ, लेकिन 2014 से म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ने का सिलसिला भी जारी रहा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सफरनामा। मई 2014 में पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए के AUM का आंकड़ा पार। अगस्त 2017 में AUM का आंकड़ा 20 ट्रिलियन रुपए के पार। नवंबर 2020 में 30 ट्रिलियन रुपए AUM का आंकड़ा पार। 2012-2022 के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 6.89 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 35.64 ट्रिलियन रुपए हुआ। पिछले 5 साल में इन्वेस्टर फोलियो में लगातार तेजी देखी। जून 2017 की फोलियो 5.82 करोड़ से बढ़कर जून 2022 में 13.47 करोड़ पर पहुंचे। 2017 से औसत हर महीने 12.74 लाख नए फोलियो जुड़े। 2012 के बाद से म्यूचुअल फंड सेक्टर ने जो तरक्की की कहानी लिखनी शुरू की है वो लगातार जारी है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी किश्तों में निवेश का तरीका, ये वो तरीका है जो कि आम लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय हुआ है। उनकी छोटी छोटी बचत को मोटे मुनाफे में इस तरीके ने बदला है। SIP अकाउंट्स की बात करें तो 2016 में 1 करोड़ का मार्क पार करने के बाद
जून 2022 तक ये आंकड़ा 5.55 करोड़ पर जा पहुंचा है। इसी बात से कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब आर्थिक आजादी का हर भारतीय का सपना पूरा होगा। और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन कुछ स्थानों की खासी अहमियत है उनमें से एक मणि भवन भी है। मुंबई में स्थित ये भवन 1917 से 1934 तक गांधी जी का निवास स्थान भी रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मणि भवन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम आप पहुंचे हैं मणि भवन में, जो 1917 से 1934 तक महात्मा गांधी जी का घर था। अहिंसा और असहयोग आंदोलन से भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी की भूमिका बेहद अहम रही और इसीलिए पहले वो गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसके बाद अपने मूल नाम यानी कि देश के राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी जी के नाम से जाने गए। इस घर की एक अलग ही फीलिंग है, इस घर में एक अलग ही अनुभूति है। इस घर की दीवारें आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों की कहानियों को बतलाती हैं। मणि भवन। मणि भवन देश में जब भी आजादी के सूत्रधार भवनों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें मुंबई के लैम्बर रोड पर बनी साधारण इस 2 मंजिला इमारत का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का मुंबई के इसी मणि भवन से आगाज किया था। साल 1917 से 1934 का समय देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस दौरान असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आम लोगों से जुड़े आंदोलन चले और आंदोलन को लेकर होने वाली कई बैठकें इसी मणि भवन में हुई, जिसमें देश के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। जब गर्मी होती थी तो बैठकों का दौर छत पर चलता था। साल 1917 में मणि भवन के पास रोज आने वाले एक व्यक्ति से महात्मा गांधी ने रुई धुनने के पहले पाठ सीखे। इसके अलावा उन्होंने चरखा काटना भी इसी भवन में ही सीखा था। साल 1919 में इसी मणि भवन से उन्होंने अंग्रेजी यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन साप्ताहिक पत्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली। अपने निवास के दौरान महात्मा गांधी ने कई उपवास और साथियों के साथ सलाह मशवरे मणि भवन के अंदर ही किए। जब महात्मा गांधी ने आजादी का बिगुल फूका तो 4 जनवरी सन 1932 को ब्रह्मबेला में अंग्रेजों ने उन्हें इसी भवन से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सन 1943 में 27 और 28 जून को कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक मणि भवन में ही हुई थी और ये इस भवन में महात्मा गांधी का अंतिम प्रवास था। मणि भवन के जमीनी तल पर एक लाइब्रेरी है, जिसमें महात्मा गांधी और उनके विचारों से जुड़ी करीब 50,000 किताबें हैं। पहले तल पर एक छोटा सा ऑडिटोरियम मिलेगा और दूसरे तल वो स्थान जहां महात्मा गांधी बैठा करते थे, जिसे अब शीशे से सील कर दिया गया है। शीशे के पार आप देखेंगे तो वहां चरखे, उनका टेलीफोन और एक छोटा सा हाथ से चलने वाला पंखा नजर आता है। हालांकि यहाँ रखा गद्दा और तकिया नए हैं। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के द्वारा काते गए सूत को यहाँ आज भी संरक्षित करके रखा गया है। इस मणि भवन में आपको महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी चिट्ठी और सुभाष चंद्र बोस की लिखी चिट्ठी भी यहीं रखी गई है। कमरे के साथ ही लगी हुई है एक गैलरी, जहां खड़े होकर महात्मा गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। बताया जाता है कि इस मणि भवन का निर्माण साल 1912 में महात्मा गांधी के परम मित्र रेवा शंकर जगजीवन जवेरी ने कराया था। वहीं साल 1955 में इस भवन को गांधी स्मारक के रूप में बनाए रखने के लिए गांधी स्मारक निधि ने अपने कब्जे में इसे रख लिया। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने मणि भवन में गांधी के कमरे का दौरा नवंबर साल 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किया था और 50 वर्षों में मणि भवन गांधी संग्रहालय का दौरा करने वाले पहले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट बने। इससे पहले केवल मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने साल 1959 में इस भवन का दौरा किया था।
फिलहाल स्वदेश खबर में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।